Okay. Good afternoon to once again to all students. Nirvan, study flow energy equation and its application. This is a today topic, lecture topic, and this is the part of thermodynamic subject of Unit 1. So this is the outline about the today lecture: definition, steady flow energy equation, derivation of steady flow energy equation, graphical representation of steady flow energy equation, and the application of steady flow energy equation. These are the content of today lecture. डेफिनेशंस पे भी हम जाएंगे। तो स्टडी फ्लो क्या होता है? एक ऐसा फ्लो जिसमें कि सारी चीजें सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ क्रॉस करती हैं या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आती हैं, उसे स्टडी फ्लो बोलते हैं। और स्टडी फ्लो जो रहता है ओपन सिस्टम को का ही दूसरा नाम है। ओपन सिस्टम में आपने देखा था कि मास और एनर्जी दोनों ही सिस्टम के सराउंडिंग क्रॉस करते थे, वैसे यहाँ पे भी स्टडी फ्लो वही चीज है। स्टडी फ्लो प्रोसेस मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ की मास इंट्रा होता है और लीव भी करता है, ठीक है ना। अब स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, इट इज अ सिंपली मैथमेटिकल इक्वेशन दैट स्टेट्स फॉर ए स्टडी फ्लो the mass flow rate into a control volume is equal to the mass flow rate out of the control volume। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वहां पे लगाते हैं जहां पे कि मास अंदर आता है, एंटर करता है, मास लीव भी करता है, साथ ही साथ में आपका बोलना चाहिए एक मिनट, वन मिनट, आपकी एनर्जी भी अंदर आती है और एनर्जी भी बाहर जाती है। तो मास किस रूप में अंदर आता है ये देखने लायक है। कौन सी एनर्जी अंदर आती है? तो एनर्जी को अभी हमने बताया था कि एनर्जी कई तरीके की होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है, वाइब्रेशन एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है। तो ये सारी एनर्जी सिस्टम के एक जगह से बोलना चाहिए, एक गेट से अंदर जाएगी और दूसरे गेट से बाहर वर्क करके निकलेगी। तो कितना वर्क डन हुआ वो दूसरी जगह पे आपको मिलेगा, एग्जिट पे मिलेगा। पहले गेट से हीट अंदर जा रही है, जैसे आप खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो हीट एनर्जी अंदर आती है। जब हीट एनर्जी आती है तो उससे आप वर्क डन भी करते हैं, ये आपने देखा है। तो जब हीट एनर्जी अंदर आ गई तो उससे आपने वर्क डन कर दिया। जब तक आप हीट एनर्जी नहीं लेंगे तब तक वर्क डन नहीं कर पाएंगे। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन उसी चीज का नाम है कि कहीं से एनर्जी यदि आ रही है तो उससे कुछ वर्क डन अपने को एग्जिट साइड पे मिल रहा है। तो this is the first line, m energy carried into the system plus m flow work plus dq by t। this is the m energy carried out of the system plus m flow work, that is a dw by t। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं एनर्जी कितनी अंदर सिस्टम के अंदर आई इंटू मास प्लस एम इंटू फ्लो वर्क कितना हुआ प्लस डी क्यू बाई टी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही है। तो एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एट इनलेट इज इक्वल टू एनर्जी एट आउटलेट। जितनी एनर्जी इनलेट पे रहेगी उतनी एनर्जी आउटलेट रहेगी। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। एनर्जी क्या हो रही है? कंजर्व हो रही है, सेव हो रही है। तो जब एनर्जी कंजर्व होती है तो एनर्जी जो जितनी इनलेट पे है उतनी एनर्जी आउटलेट पे रहेगी। तो इन जनरल यदि बात करें तो मास इनटू यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 1/2 c1 स्क्वायर, सी इज द वेलोसिटी, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये आपकी एंथैल्पी, ये आपकी एंथैल्पी के रूप में आप मान लीजिए, और ये जो है आपकी हीट एनर्जी हो गई, इज इक्वल टू मास 1/2 c2 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी एग्जिट सेक्शन में प्लस पोटेंशियल एनर्जी दूसरे सेक्शन में प्लस आपकी एंथैल्पी दूसरे सेक्शन में। तो एंथैल्पी से जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मास इंटू फ्लो वर्क यदि करते हैं तो वो एंथैल्पी का रूप ले लेती है, और मास इंटू एनर्जी कैरिड आउट करते हैं तो ये इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी, प्लस डी क्यू बाई टी, ये आपका हीट वाला पोर्शन रहेगा। इन जनरल यदि बात करें इनलेट सेक्शन पे खाना हम यदि खा रहे हैं तो हीट एनर्जी अंदर आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि 2 बजे खाना खाया तो 3 घंटे बाद फिर से भूख लगाएगी 4 घंटे बाद, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। उसी तरीके से एनर्जी आपने सप्लाई करी है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी सप्लाई करी है, कितने घंटे के लिए सप्लाई की गई है। इसी तरीके से जो वर्क आपको मिल रहा है आफ्टर द एडिशन ऑफ द हीट एनर्जी इनटू द सिस्टम, कितना आपको वर्क यहाँ पे मिल रहा है वो अपने को देखना है। तो यहाँ पे वेयर m इज इक्वल टू मास, c1 and c2 is the velocity of fluid at inlet and outlet respectively, z1 and z2 that is the distance of the entrance and the exit section from the reference, h1 and the h2 is equal to enthalpy of the system।
दिस इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वेशन। ये मेन इक्वेशन है जो पूरे अभी कई जगह यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। W जो है W इज इक्वल टू dW/dt, दैट इज द रेट ऑफ वर्क डन, एंड Q इज इक्वल टू dQ/dt, दैट इज द रेट ऑफ हीट एडिशन। तो यहाँ पे जो dQ/dt लिखा था दैट इज द रेट ऑफ हीट एडिशन, कितनी हीट ऐड हुई है, और dW/dt जो है दैट इज द रेट ऑफ वर्क डन, यहाँ पे कितना वर्क डन आपको मिला है। ठीक है, एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एट इनलेट इज इक्वल टू एनर्जी एट आउटलेट, m इंटू एनर्जी कैरिड इनटू द सिस्टम प्लस m फ्लो वर्क, जो हमने लास्ट उसमें स्लाइड में बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, उसको दिखाया गया है। तो m इंटू काइनेटिक एनर्जी हो गई वो जो लिखा था 1/2 c1 स्क्वायर, Pe जो है पोटेंशियल एनर्जी जो GZ1 लिखी थी, IE जो है आपका इंटरनल एनर्जी हो गया, प्लस फ्लो एनर्जी। यहाँ पे ये फ्लो एनर्जी और इंटरनल एनर्जी मिलके एंथैल्पी बना लेगी। इन दोनों का जो समेशन रहता है वो एंथैल्पी रहता है, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। सिमिलरली प्लस dQ/T जो आपने हीट एडिशन किया इज इक्वल टू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, दूसरे सेक्शन पे कितनी हुई, पोटेंशियल एनर्जी दूसरे सेक्शन में कितनी हुई, और इंटरनल एनर्जी कितनी मिल रही है दूसरे सेक्शन में, प्लस m इंटू P2V2, ये फ्लो एनर्जी हो गई प्लस इंटरनल एनर्जी हो गई। तो इन दोनों का समेशन जब कर देंगे तो एंथैल्पी दूसरे सेक्शन पे मिल जाएगी, प्लस dW/dt। तो ये आ गया आपका मास इंटू 1/2 c1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस U1 प्लस m इंटू P1V1 प्लस dQ/dt इज इक्वल टू m इंटू 1/2 c2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस U2 प्लस m इंटू P2V2 प्लस dW/dt। तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी मॉडिफाइड फॉर्म में m इंटू, अब आपने U1 और P1 को साथ में रख लिया, जब U1 और V1 को साथ में रख लेंगे तो ये आपकी एंथैल्पी बन जाएगी, प्लस dQ/dt इज इक्वल टू m इंटू 1/2 c2 स्क्वायर GZ2 प्लस U2 P2V2 प्लस dW/dt, and again m into 1/2 c1 square plus gz1 plus h1 square plus dQ/dt is equal to m into 1/2 c2 square gz2 plus h2 plus dW/dt। इन जनरल यदि आप देखेंगे तो ये इक्वेशन आपकी होती है m into 1/2 c1 square plus gz1 plus h1 plus heat transfer is equal to mass into 1/2 c2 square, दूसरे सेक्शन की यदि बात करें एग्जिट सेक्शन की, GZ2 प्लस H2 प्लस W। तो कुछ वर्क डन आपको दूसरे सेक्शन में मिल रहा है। तो जितना भी काम यहाँ पे हो रहा है ये इनलेट पे हो रहा है, जितना भी यहाँ पे काम हो रहा है एग्जिट पे हो रहा है। यहाँ पे हीट एनर्जी अंदर आ रही है, यहाँ पे वर्क डन मिल रहा है। तो वेयर m इज इक्वल टू मास kg, C1 and C2 is the velocity of the fluid at inlet and outlet respectively meter per second, Z1 and Z2 that is the distance of the entrance and the exit section from reference that is मीटर में रहता है, H1 and H2 that is the enthalpy of the system, ये आपकी जूल में रहती है। जो वर्क डन है आपका dW/dt रेट ऑफ वर्क डन जूल पर सेकेंड वाट में है, Q इज इक्वल टू ये जो आप देख रहे हैं dQ/dt रेट ऑफ हीट एडिशन, ये आपका वाट में है, and U1 and U2 that is the specific internal energy at inlet and outlet respectively kilojoule per kg, P1 and P2 that is the pressure at inlet and outlet Pascal में, V1 and V2 that is the specific volume of the system at inlet and outlet respectively meter cube per kg। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जैसा कि हमने आपको आउटलाइन में बताया था स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दिस इज द इनलेट सेक्शन, तो ये इंटरनल एनर्जी हो गई, ये आपकी प्रेशर एनर्जी हो गई, C1 इज द काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये कंट्रोल सरफेस है। कंट्रोल सरफेस वो सरफेस होती है जहाँ पे कि जितना भी थर्मोडायनेमिक मैटर का वॉल्यूम है वो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर में रहता है। तो कंट्रोल सरफेस दिस इज द आउटर पोर्शन ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम वेयर द सिस्टम इज कंसिस्टिंग ऑफ द इनलेट एंड द एग्जिट पैसेज विद द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। जहाँ पे एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है, साथ ही साथ में वॉल्यूम जो है कंट्रोल मैनर में है, उस जगह का नाम देते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। तो ये जो आप ब्लैकिश सरफेस देख रहे हैं ये कंट्रोल वॉल्यूम हो गया, इसके आउटर की जो सरफेस आप देख रहे हैं इसे हम कंट्रोल सरफेस का नाम दे रहे हैं। तो एग्जिट पे जो एनर्जी मिलेगी
ये इंटरनल एनर्जी U2 मिलेगी, E2 प्रेशर एनर्जी मिलेगी और C2 काइनेटिक एनर्जी आपकी रहेगी। Z1 जो रहता है, जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी रहती है स्थितिक ऊर्जा, उसका Z1 जो है रेफरेंस डेटम एट रहता है, Z2 जो है यहाँ पे रेफरेंस एट रहता है। तो ये रेफरेंस डेटम हो गया Z1 Z2। एप्लीकेशन ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को जो इस्तेमाल किया जाता है इंजीनियरिंग पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट। सम कॉमनली यूज एनर्जी सिस्टम विच वर्क ऑन द एनर्जी फ्लो इक्वेशन आर एज फॉलोज: बॉयलर, स्टीम नोजल, तीसरा है टरबाइन। 3 जगह पे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है, बॉयलर, स्टीम नोजल और टरबाइन। वैसे और भी डिवाइसेस हैं जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि टरबाइन कई तरीके की होती है, स्टीम टरबाइन भी है, गैस टरबाइन भी है, विंड टरबाइन भी है, तो ज़्यादातर स्टीम टरबाइन और गैस टरबाइन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ में कंप्रेसर में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होते हैं, रोटरी कंप्रेसर होते हैं। एवापोरेटर में इस्तेमाल किया जाता है, जो घरों में रेफ्रिजरेटर में एवापोरेटर लग रहा था वहाँ पे इस्तेमाल होता है। कंडेंसर में भी इस्तेमाल होती है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जो कि जेट टाइप का होता है और सरफेस टाइप का कंडेंसर होते हैं। ये चीज़ें आपको आगे मिलेगी, लेकिन जो प्राइमरली आपको ज़रूरत पड़ेगी वो बॉयलर, स्टीम नोजल और टरबाइन की जरूरत पड़ेगी आपको सिलेबस में। यदि आप देखें एप्लीकेशन ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, बॉयलर की भी बात करें तो इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये आपकी एनर्जी इक्वेशन लगा दी हमने। ये आप जो देख रहे हैं एनर्जी इक्वेशन जो हमने बताई थी वही चीज़ है। m इंटू ब्रैकेट में 1/2 C1 स्क्वायर प्लस GZ1 H1 प्लस Q m इंटू 1/2 C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस GZ2 H2 और W2। तो यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है। ये जो बॉयलर है, बॉयलर एक ऐसी डिवाइस है जहाँ पे आप यदि हीट सप्लाई करेंगे तो ये जो पानी अंदर आ रहा है इससे स्टीम बन के निकल के आएगी, जैसा कि आपने बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा था। या घरों में यदि आप पानी कंटेनर में लेके गर्म करते हैं तो यदि हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करेंगे तो पानी यदि उसमें चढ़ा हुआ है कंटेनर के अंदर रखा तो स्टीम बन के निकलता है, ये आपने देखा है। तो वहाँ पे आप कोई वर्क डन नहीं कर रहे हैं बल्कि हीट सप्लाई हो रही है। तो हियर नो वर्क इज डन इन द बॉयलर, सो वर्क डन इज जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं, एजम्पशंस लेके चल रहे हैं। दैट इज m इंटू H1 प्लस Q इज इक्वल टू m इंटू H2। तो MH1 जो आपकी एंथैल्पी है, यहाँ पे जब पानी शुरुआत की कंडीशन में रखा था उसके अंदर एंथैल्पी थी, सपोज 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री पे पानी रखा था, उस पर कुछ एंथैल्पी थी। एंथैल्पी H1 दैट इज द एंथैल्पी ऑफ वाटर, प्लस आपने उस पानी में हीट सप्लाई की, है ना। बाकी चीज़ जीरो हो गई है क्योंकि वहाँ पे कोई वर्क डन नहीं है, यहाँ पे कोई चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, तो जीरो हो गई। H1 आपकी एंथैल्पी ऑफ वाटर हो गई, वो चीज़ यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू MH2। तो H2 जो है एंथैल्पी ऑफ द स्टीम हो गई यहाँ पे। तो वी नो दैट इज द मास इनटू स्पेसिफिक एंथैल्पी, दैट इज कॉल्ड द टोटल एंथैल्पी। एंथैल्पी बेसिकली किलोजूल पर केजी में रहती है, लेकिन यदि मास से आप मल्टीप्लाई कर देंगे ये टोटल एंथैल्पी H बन जाएगी। तो Q इज इक्वल टू MH2 माइनस ऑफ MH1 एंड Q इज इक्वल टू H2 माइनस ऑफ H1। ये कैपिटल में इसलिए लिखा गया है कि टोटल एंथैल्पी है। तो टोटल एंथैल्पी इन दिस फॉर्म Q इज इक्वल टू H2 माइनस ऑफ H1। एप्लीकेशन ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इन ए स्टीम नोजल। ये एक नोजल है जो आप देख रहे हैं, कन्वर्जेंट, थ्रॉट और डायवर्जेंट। इसके 3 पार्ट होते हैं। जैसे आपकी बॉडी है, बॉडी में सबसे पहले जो हेड रहता है, हेड इज द कन्वर्जेंट पार्ट। फिर गला जो आता है, गले को थ्रॉट बोलते हैं यहाँ पे, तो थ्रॉट हो गया। और गले के नीचे वाला जो पार्ट है ये डायवर्जेंट सेक्शन, ये डायवर्जेंट सेक्शन हो गया आपका। ठीक है, इस पे आपने स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन को अप्लाई किया, वही है मास 1/2 C1 स्क्वायर। इसके लिए इनलेट ये हो गया जो आप देख रहे हैं। किसी भी डिवाइस में यदि आप काम करेंगे तो उसका इनलेट और एग्जिट आपको पता होना जरूरी है। दिस इज द इनलेट पोर्शन और दिस इज द एग्जिट पोर्शन। डेटा में आप देख रहे हैं बराबर ही दिख रहा है, Z1 बराबर Z2 दिख रहा है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी क्योंकि Z1 बराबर Z2 है। ठीक है, तो इक्वेशन जब आपने अप्लाई की स्टडी फ्लो, m 1/2 C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस H1 प्लस Q इज इक्वल टू m 1/2 C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस H2 और फिर प्लग डन जो आपका होता है।
अब चूंकि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, स्टीम बॉयलर से निकल के आ रही है ऑटोमेटिकली पाइप के थ्रू एक्सपांड हो रही नोजल में, तो नोजल में स्टीम एक्सपांड होगी, वर्क डन जीरो है, नो हीट ट्रांसफर इज डन, हीट ट्रांसफर जीरो है यदि यहाँ पे इंसुलेशन लगा दिया जाए, ये आपका इंसुलेशन यदि यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाए तो हीट ट्रांसफर पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू जीरो। एंड अगेन Z1 बराबर Z2, Z1 बराबर Z2 है। सो H1 एंथैल्पी ऑफ स्टीम, क्योंकि स्टीम बॉयलर से निकल के नोजल में जाएगी, तो यहाँ पे एंथैल्पी जो रहेगी H1 रहेगी प्लस 1/2 C1 स्क्वायर आपका इज इक्वल टू H2 प्लस 1/2 C2 स्क्वायर। यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी कोई सॉरी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। यहाँ पे एंथैल्पी स्टीम की H1 थी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 C1 स्क्वायर थी, क्योंकि जब स्टीम आएगी तो हो सकता है कुछ उसकी वेलोसिटी रहे। इसके बाद जब स्टीम यहाँ से निकल के जाएगी एग्जिट सेक्शन से तो हाई वेलोसिटी में रहेगी, क्योंकि स्टीम नोजल का मेनली जो वर्क रहता है वो प्रेशर एनर्जी स्टीम को चेंज करके काइनेटिक एनर्जी में बदलना रहता है। तो जब प्रेशर एनर्जी स्टीम की काइनेटिक एनर्जी में बदल के आएगी तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ जाएगी। तो H1 माइनस ऑफ H2 दैट इज द डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी इज इक्वल टू 1/2 C1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2 C2 स्क्वायर। देन H1 माइनस ऑफ H2 इज इक्वल टू 1/2 C2 स्क्वायर माइनस ऑफ C1 स्क्वायर। तो ये भी हम लिख सकते हैं। इसका फलस्वरूप क्या निकलता है कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इक्वेशंस 1/2 C1 स्क्वायर माइनस ऑफ C1 स्क्वायर, तो जो आपको फाइनल रिलेशनशिप मिलेगा, क्योंकि आपने सब्सिक्वेंट इसको फॉलो करते आ रहे हैं, तो 2H1 2 इधर आ जाएगा, तो 2H1 माइनस ऑफ H2 C2 स्क्वायर माइनस ऑफ C1 स्क्वायर, फिर 2H1 माइनस ऑफ T2 प्लस C1 स्क्वायर यहाँ कर सकते हैं इज इक्वल टू C2 स्क्वायर, या C2 इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2H1 माइनस ऑफ H2 प्लस C1 स्क्वायर। ध्यान रखने वाली बात ये है, यदि C1 की वैल्यू यदि हम जीरो कर दें तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, C2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2H1 माइनस ऑफ H2 हो जाएगी। लेकिन यदि C1 दिया है तो C1 स्क्वायर भी रहेगा, C1 यदि जीरो कर देंगे तो इक्वेशन शॉर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे एंथैल्पी आपकी किलोजूल पर केजी में रहती है, ध्यान रखिएगा। किलोजूल मतलब 1000 आपका जूल होता है, तो 1000 से जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो जाएगा, और 2000 का जब आप रूट लेंगे तो ये 44.72 आ जाएगा। तो ये इधर पे लिख सकते हैं C2 इज इक्वल टू 44.72 अंडर रूट ऑफ H1 माइनस ऑफ H2 यदि C1 जीरो है। ठीक है, तो H1 इज द एंथैल्पी ऑफ स्टीम एट इनलेट सेक्शन, H2 इज द एंथैल्पी ऑफ स्टीम एट द एग्जिट सेक्शन। तो ये एग्जिट सेक्शन है और ये आपका इनलेट सेक्शन है। This is the application of steady flow energy equation in a turbine. टरबाइन, अब स्टीम जो है नोजल से वर्क करने के बाद कुछ मास लेके टरबाइन में फेंकी जाएगी या टरबाइन में भेजी जाएगी। ये टरबाइन में जब सेंड करेंगे तो ये इसके लिए इनलेट बन जाएगा टरबाइन का, जहाँ से स्टीम आ रही है ये इनलेट बन जाएगा। साथ ही साथ में आपका ये जो रहेगा एग्जिट बन जाएगा। तो इनलेट ये आपका टरबाइन का ये है, एग्जिट आपका टरबाइन का ये है, और वर्क डन यहाँ से ये मिल रहा है आपको। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चंस लगा देंगे, मास 1/2 C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस H1 प्लस Q इज इक्वल टू M 1/2 C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस H2 प्लस वर्क डन। तो फॉर टरबाइन देयर इज अ नो हीट ट्रांसफर। यहाँ टरबाइन में आप देखेंगे तो कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये टर्बो मशीनरी की तरह वर्क करता है। यहाँ पे हम हीट ट्रांसफर पूरी तरीके से जीरो कर देंगे, इसको इंसुलेशन प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे जब इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे तो हीट ट्रांसफर क्या रहेगा, जीरो हो जाएगा। अगेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर नेगलेक्टेड। हम यहाँ पे वही चीज़ फिर से लगा रहे हैं जो बॉयलर में लगाए थे, कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं। और M इंटू H1 ये जो आपका है, ये शुरुआत में एंथैल्पी क्या थी स्टीम की, जब नोजल से निकल के आई थी तो H1 कर लिया इज इक्वल टू ये ट्रांसफर यहाँ पे चूंकि जीरो है तो जीरो कर देंगे इज इक्वल टू MH2, यहाँ से टरबाइन से जब स्टीम निकल के आई तो उसकी एंथैल्पी क्या थी प्लस वर्क डन, कितना वर्क डन किया गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू MH1 माइनस ऑफ MH2। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, MH1 को यदि करेंगे मल्टीप्लाई तो कैपिटल H1 बन जाएगा, MH2 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो H2 बन जाएगा कैपिटल। तो कैपिटल H1 माइनस ऑफ H2 दैट इज कॉल्ड द वर्क डन। तो दिस इज द another applications in a turbine of steady flow energy equation
मेन इक्वेशन आपकी ये रहती है, m इंटू 1/2 c1 स्क्वायर प्लस gz1 प्लस h1 प्लस q, ब्रैकेट के बाद q, q इज द हीट ट्रांसफर, m फिर इन ब्रैकेट ऑफ 1/2 c2 स्क्वायर प्लस gz2 प्लस h2 ब्रैकेट क्लोज प्लस w। तो ये मेन इक्वेशन रहती है, इसी इक्वेशन में सारी चीजें पुट अप करनी रहती है आपको। ठीक है, इसमें यदि कुछ आप लोगों को डाउट है, समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं।